बिजनेस स्टडी का हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू करने जा रहे हैं और ये सीयूटी के लिए, आपके सीयूटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीयूटी के एग्ज़ाम जो 2023 में होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिजनेस स्टडी का क्लास 12 का। और ये चैप्टर वाइज चैप्टर हम आपको करवा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप 12th में कुछ पढ़े हैं, स्टेट बोर्ड में जो पढ़े हैं वो थोड़ा ईजी सिलेबस था, लेकिन इसका सिलेबस थोड़ा सा हाई लेवल का है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो सीयूटी एग्ज़ाम 2023 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज चैप्टर आपके पास ये आ रहा है। इसको आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए इस चैप्टर को बहुत सारा चीज़ पढ़ा हुआ भी है, लेकिन बहुत सारा चीज़ यूनिक है जहाँ आपको सोचना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बिजनेस स्टडी को आसान समझ रहे हैं, आसान है नहीं, क्योंकि बिजनेस स्टडी में सोचना ज़्यादा पड़ेगा, तभी आप सही आंसर मार सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सेशन और एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते चले जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन का कार्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं। तो आप पढ़े होंगे प्लानिंग फंक्शन है, स्टाफिंग फंक्शन है, डायरेक्टिंग फंक्शन है। तो फंक्शन कौन नहीं है, फाइनेंसिंग कोई फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड पढ़िए, ध्यान दीजिए सेकेंड में क्या लिखा हुआ है। कि आंसर यहाँ किया हुआ है, क्योंकि ये PDF अपने एप्लीकेशन पे डालने के लिए हम लोग आंसर कर देते हैं, तो आंसर किया हुआ, लेकिन फिर भी सोचना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन के उद्देश्यों के प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें से कौन नहीं है। बोलता ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के तीनों ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपको पता था ना, 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। यहाँ पे वैसे 3 ही नहीं होते, लेकिन ये तीनों ऑब्जेक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो कंपनी अपना डिसाइड करती है। मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है कि हमको 100 करोड़ कमाना है, ये बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है। बिज़नेस ये प्लान करके रखा है कि हमको 100 करोड़ कमाना है। सोशल ऑब्जेक्टिव का है कि हमको, कोई आदमी बोलता है नहीं हम कम से कम 1000 लोगों को जॉब देने वाले हैं, 1000 लोगों को हम क्या करने वाले हैं, जॉब देने वाले हैं। और एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि हमारा पर्सनली क्या फ़ायदा है इससे। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एक व्यक्ति अपने फ़ायदे की बात करता है, एक व्यक्ति सोसाइटी के फ़ायदे की बात करता है और एक ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे की बात करता है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, ये तीनों फ़ायदे को ध्यान में रख के काम करता है। पर्सनल मतलब ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। यानी अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा तीनों ऑब्जेक्टिव है। हम अगर किसी को पढ़ा रहे हैं तो मेरा तीनों ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन को भी लेके, अपने संगठन को भी लेके है, अपने कॉमर्स बोर्ड को भी लेके है, सोसाइटी को भी लेके है और पर्सनल बेनिफिट भी है। तो मैनेजमेंट के 3 बेनिफिट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट एंड पर्सनल बेनिफिट। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता एक कला के रूप में प्रबंधन का समर्थन नहीं करती। इसमें कौन ऐसा है जो कला नहीं माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज नॉट सपोर्ट मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं मैनेजमेंट इज एन साइंस, इज अ साइंस एंड इज एन आर्ट। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट के रूप में इसमें से कौन सा ऐसा फीचर्स है जो उसको सपोर्ट नहीं करता, नहीं जिसके पढ़ने से आपको लगेगा कि मैनेजमेंट आर्ट नहीं है। पढ़िए तो सबसे पहले लिखा है, अच्छा, ज्ञान का व्यवस्थित निकाय, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। उसके नीचे है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान का अस्तित्व होना चाहिए कला में। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, निजीकृत आवेदन होना चाहिए। अभ्यास और रचनात्मकता के आधार पर होना चाहिए, ये बेस्ट होना चाहिए। ऑन प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिविटी। तो याद रखिएगा कि मैनेजमेंट जो आर्ट होता है वो ये तीनों ठीक है। और यहाँ बोला कौन इसमें समर्थन नहीं करता है, तो फर्स्ट। बताइए फर्स्ट समर्थन नहीं करता है तो ये है क्या, क्यों सपोर्ट नहीं करता है कला को। तो मालूम होना चाहिए ये किसका क्वालिटी जानते हैं, प्रोफेशन का। किसका क्वालिटी है, प्रोफेशन, पेशा का क्वालिटी, पेशा का। देखिएगा पेशा में आप पढ़े होंगे एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए पेशा का ना क्वालिफिकेशन है, इसलिए इसको हम लोग मानेंगे कि आर्ट के अंदर नहीं आता। ये आर्ट नहीं है, ये प्रोफेशन है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। इसलिए हम लोग इसको आर्ट नहीं बोलते, और आर्ट नहीं बोलने के कारण ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि कला के अंदर कभी भी कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज या सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का ज़रूरत है ही नहीं प्रोफेशन के अंदर, कोई दिक्कत है, इसलिए आर्ट हम लोग इसको नहीं बोलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास लिखा है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज नॉट सपोर्ट मैनेजमेंट एज अ साइंस। इसमें से कौन सा फीचर है जो मैनेजमेंट एज अ साइंस को सपोर्ट नहीं करता है। अब बताइए साइंस में आप क्या क्या पढ़े थे, बताइए। अगर ये आंसर नहीं किया रहता तो क्या आप आंसर कर लेते इसको,
हम लोग सिर्फ ये जानते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस, यहाँ पूछ रहा है कि इसमें से कौन मैनेजमेंट एज ए साइंस का फीचर्स नहीं। तो साइंस का मतलब क्या बताए थे, सिस्टमैटिक नॉलेज। तो देखिए इसमें टेस्ट बेस्ड थ्योरी, ठीक है ना, साइंस में ही ना होता है जी। साइंस में सारे थ्योरीज क्या होते हैं, टेस्ट बेस्ड होता है। यानी कोई कॉन्सेप्ट आप डेवलप किए अगर मैनेजमेंट में कि हम अपने वर्कर से 6 घंटा काम करवाएंगे 8 घंटे की जगह पर, आप ऐसा डेवलप किए तो टेस्टिंग किए होंगे ना कि अगर हम 6 घंटा काम करवाएंगे तो सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। कोई रखा कि नहीं हम आपको अपने बंदे से वर्कर से पूरे सप्ताह में सिर्फ 4 दिन काम कराएंगे, तो बिना टेस्ट का किया होगा या टेस्ट किया होगा, टेस्ट कराया होगा, देखा होगा 4 दिन में वर्कर कितना काम करता है। तो पता चला जैसे अभी इंग्लैंड में चल रहा है, तो इंग्लैंड के देख रहा है, वहाँ की इंडस्ट्री देख रही है कि 4 दिन में वर्कर उतना ही काम कर देता है जितना वो 6 दिन में करता है। तो क्यों हम 2 दिन एक्स्ट्रा उसको बुलाएं। अच्छा बुलाएंगे तो आने जाने का भाड़ा देना पड़ेगा, चाय का खर्चा देना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट लंच का खाना देना, पैसा देना पड़ेगा आपको। उसके साथ उसको अगर हम छोड़ देते हैं, छुट्टी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा जो वर्कर है आपका रिफ्रेश होकर आता है। यही बात आपको समझना है। तो यहाँ पहला बोलता है कि जो भी साइंस में प्रिंसिपल बनते हैं सब कैसे होते हैं, टेस्टेड प्रिंसिपल होते हैं, इसलिए टेस्टेड होता है, उसमें कई दिक्कत है। दूसरा साइंस क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी, हर जगह उसको वैलिड माना जाता है। साइंस को क्या बोलेंगे आप, किसी भी चीज़ को अगर वाटर के बारे में कुछ बताया गया कि वाटर को हम लोग H2O बोलते हैं, तो हर जगह वैलिड है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं। साइंस टेस्ट बेस्ड थ्योरी है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसी को तो साइंस बोलते हैं। साइंस का मतलब क्या था, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो अगर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है तो ये साइंस है। तो साइंस के अंदर तीनों फीचर्स होने चाहिए। साइंस के अंदर बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होना चाहिए, भी तो ऊपर में देखे थे। ये किसके अंदर होना चाहिए, किसके अंदर होना चाहिए, आर्ट्स के अंदर। आर्ट्स के अंदर था, बोलता है थियोरेटिकल एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज जो है वो आर्ट्स के अंदर है। साइंस के अंदर, साइंस के अंदर क्या चाहिए, टेस्ट बेस्ड थ्योरी नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नॉलेज है आपके पास, उसको टेस्टिंग कीजिए, टेस्ट करके अगर सही होता है तो आप आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन देखिए कहाँ से घुसा के पूछ दे रहा है, डेप्थ में। अब देखिए आगे क्या लिखा है, परिचालन प्रबंध को इस रूप में भी कहा जाता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑपरेशन मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, देख के मत बोलना है लेकिन समझो पहले, ऑपरेशन मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा जब आप 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे ना, ये तो आप पढ़े थे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल जो था ना उसी को सुपरवाइजरी लेवल बोलते हैं, लिखा हुआ था। लोअर लेवल को ही क्या बोलते हैं, सुपरवाइजरी लेवल। तो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। अच्छा इसी को ऑपरेशन मैनेजमेंट भी बोलते हैं, यही ऑपरेशन मैनेजमेंट है। कोई दिक्कत है, टॉप लेवल को नहीं बोलते, इसको नहीं बोलते, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। इसी को हम लोग ऑपरेशनल, क्योंकि यहाँ क्या होगा, पॉलिसी फ्रेम होगा, इस पॉलिसी को यहाँ इलेबरेट करेगा, डिटेल करेगा, लेकिन ऑपरेट कहाँ पे करेगा, इम्प्लीमेंट तो ही नहीं करेगा, काम तो ही करेगा, इसलिए इसको हम लोग ऑपरेशनल लेवल बोलते हैं। ऑपरेट यही करेगा, काम यही करेगा। यहाँ तो पॉलिसी बनेगा, ये पॉलिसी को एक्सप्लेन करेगा, लेकिन पॉलिसी को लागू ये करेगा और यही काम करेगा। इसलिए हम कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट बोलते हैं सुपरवाइजरी मैनेजमेंट को। कहीं कोई दिक्कत है, अब पूछ देगा कि फॉरमैन किसके अंदर आता है, फॉरमैन किसके अंदर आता है, अब पढ़ोगे फॉरमैन आता है सुपरवाइजर यानी ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे आता है डिपार्टमेंटल मैनेजर, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस एक डिपार्टमेंट है, उसका मैनेजर कहाँ आते हैं, मिडिल में। और टॉप में कौन आता है, डायरेक्टर आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, CEO आता है, CFO आता है, वो सब आता है। तो पूछ देगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है। आप पढ़े हुए सब हैं लेकिन थोड़ा डेप्थ में जाएगा तो आसान पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबंध की विशेषता नहीं है, इसमें कौन है जो फीचर ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। तो चलिए पढ़िए, मैनेजमेंट का फीचर्स कौन नहीं है। तो बोलता है कि मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, बिल्कुल है। मैनेजमेंट क्या है, दिखता है, दिखाई देता है मैनेजमेंट, नहीं। तो बोलता है ये टेंजिबल नहीं, इंटेंजिबल फोर्स है जो दिखाई नहीं देता लेकिन काम। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, ये भी सही है, पढ़े ना आप लोग फीचर्स में। लेकिन बोलता है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट क्या करता है, सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प करता है या बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए। मैनेजमेंट बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करता है, सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प नहीं करता। अगर हम लोग किसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस मैनेजमेंट बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करता है, सोसाइटी को नहीं। निम्नलिखित में से कौन पैसे की विशेषता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन के अंदर क्या क्या होता है बताइए। जो भी व्यक्ति प्रोफेशनल होता है वो क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है। सेवा भाव का जगह रेट नहीं होना चाहिए, सर्विस मोटिव। दूसरा है प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं उनके। उसके बाद है क्या, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है। ऑल ऑफ दिस, ये सारा विशेषता है या नहीं,
सारा का सारा फीचर्स का क्या है विशेषता, पैसे की विशेषता सब है। यानी पैसे के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, पैसे के अंदर प्रोफेशनल एसोसिएशन है, पैसे के अंदर सर्विस मोटिव होता है, इसलिए सब का सब विशेषता है। प्रबंधन का कौन सा स्तर व्यावसायिक वातावरण और फर्म के अस्तित्व के लिए इनके निहितार्थ का विश्लेषण करता है। विच लेवल ऑफ ध्यान, फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक से ध्यान है। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट एनालाइज द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। मतलब 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, कौन डिसाइड करता है कि बिजनेस का इन्वायरमेंट क्या है और कैसे बिजनेस सर्वाइव करेगा, इसके बारे में कौन सोचता है? टॉप लेवल। नीचे वाला को क्या मतलब है? टॉप लेवल मैनेजमेंट सोचता है कि इन्वायरमेंट क्या, नहीं भाई किसी भी बिजनेस से रिलेटेड मेजर जो डिसीजंस होते हैं वो टॉप लेवल लेता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि किसी बिजनेस से रिलेटेड ये सोचना कि बिजनेस का इन्वायरमेंट कैसा है, बिजनेस किस तरह से चलेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है वो, अगर कोई सोच रहा है बिजनेस के इन्वायरमेंट के बारे में तो वो डिसीजन ले रहा है। तो डिसीजन मेकिंग किस मैनेजमेंट में आता है? टॉप मैनेजमेंट में आता है। कोई दिक्कत है? डिसीजन मेकिंग किस मैनेजमेंट में आता है? टॉप में। अब नीचे लिखा है कि प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर्तव्य, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब डेलीगेटिंग ड्यूटीज़, ग्रुपिंग टास्क, establishing authority and allocating the resources necessary to carry out a specific plan। कौन ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो ये सब काम करता है? सबसे पहले डेलीगेट करता है राइट्स को, ड्यूटीज़ को, ग्रुप टास्क देता है, इस्टेब्लिश करता है अथॉरिटी को। ये सब किसके अंदर पढ़ते हैं आप? ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं, वही नहीं पढ़े थे? ऑर्गेनाइजेशन में ही सारा काम होता है। तो ये बोल रहा है कि सारे काम कहाँ किए जाते हैं? देखिए, कर्तव्यों को सौंपना, कार्य को सौंपना, समूहीकृत करना, प्राधिकरण स्थापित करना और विशिष्ट योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन आवंटित करना, है सब किसके अंदर आता है? ऑर्गेनाइजेशन में। सब ऑर्गेनाइजेशन में। वहीं पढ़े थे राइट मैन टू राइट जॉब, सही आदमी को सही जगह पे लगाइए। वहाँ पे पढ़े थे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, के अधिकार का हस्तांतरण कीजिए। वहीं पे पढ़े थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब वहीं पढ़े थे। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पढ़ना होता है। आगे लिखा है संगठन के कामकाज में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सूत्र है जो खरीद, उत्पादन, बिक्री, वित्त जैसी सभी गतिविधियों को चलाता है? यानी कौन ऐसा सिंगल फार्मूला है जो सारे चीज़ को चलाता है? बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन, ठीक है, थ्रेड दैट ड्राइव्स ऑल एक्टिविटीज सच एज परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस टू इंश्योर कंटिन्यूटी इन द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कौन ऐसा सिंगल फंक्शन है जो सारे को एक साथ लेके चलता है? तो सब जानते हैं कोऑर्डिनेशन, क्योंकि डायरेक्शन में तो डायरेक्शन खाली देख छोड़ देगा। उसका परचेज से क्या मतलब है? डायरेक्शन का परचेज से कोई मतलब है? डायरेक्शन का सेल से भी कोई मतलब नहीं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का इससे कोई मतलब नहीं, कंट्रोलिंग का कोई मतलब नहीं। तो अकेला कौन सा फंक्शन है? कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो हर काम में चाहिए आपको। परचेज करते समय भी चाहिए, प्रोडक्शन करते समय भी चाहिए, सेल करते समय चाहिए, और फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेते समय भी चाहिए। कोई दिक्कत है? अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट। इसमें से कौन ऐसा है जो कोऑर्डिनेशन का फीचर्स नहीं है मैनेजमेंट में? तो बताइए, पहला बताइए। बोलता है इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन का फीचर है? कोऑर्डिनेशन में क्या करता है? ग्रुप एफर्ट्स को ध्यान देता है। आगे बोलता है इट इंश्योर कोहेंशन ऑफ इन वर्क, एकजुटता इसको बोल सकते हैं, यूनिटी बोल सकते हैं आप। बोलता है यह कार्यों में एकजुटता सुनिश्चित करता है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? एकजुट करता है सबको, जी हाँ। तीसरा क्या है? इट्स अ डिलिब्रेट एक्ट, या सुविचारित कार्य है, मतलब पहले से विचारित है और सुंदर विचार का काम है, सब लोग मिलकर काम करता है। तो ये भी ठीक है। तो नीचे वाला 4th नंबर इसका गड़बड़ होगा। देखिए लिखा है दिस इज़ अ पर्सनल एप्लीकेशन। ये क्या व्यक्तिगत है? नहीं, ये पर्सनल इम्प्लीकेशन नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्लीकेशन है। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन में समन्वय का महत्व है? अगर हम कोऑर्डिनेट होकर चलेंगे तो क्या फ़ायदा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा? तो कोऑर्डिनेट होकर चलने से पहला फ़ायदा क्या मिलेगा? बिजनेस का साइज़ बढ़ेगा। अरे भाई मिल के चलेंगे तो ऑटोमेटिक ग्रोथ होगा। दूसरा क्या है? अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट हमको मेरे पास मिलेगा। और जो फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, हर फंक्शन में क्या होता है? हर फंक्शन में बताइए जी, प्रोडक्शन मैनेजर एंड फाइनेंस मैनेजर क्या लगता है एक जैसा काम कर पाएगा? तो बोलता है ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, उस डिफरेंस को कैसे ठीक कर सकते हैं? कल हो के अगर प्रोडक्शन को थोड़ा सा फाइनेंस का ज़रूरत पड़ा, फाइनेंस मैनेजमेंट का, तो मिल के चलेगा तब ना। जैसे सिंपल बता रहे, अगर मान लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट है, अब किसी थानेदार को या किसी सब इंस्पेक्टर को कोई केस मिला, और उस केस में टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा यूज हुआ है। अब उनको तो टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आता, क्या करेंगे वो? IT सेल से कॉन्टैक्ट करेंगे,
कि भाई IT सेल से देखेंगे, या हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट या चोर भाग रहा था चोर भाग रहा था तो वो क्या करेंगे, नेशनल हाईवे में जाएंगे और देखेंगे टोल टैक्स पे जो CCTV कैमरा लगा उससे फुटेज ले सकते हैं, या टोल टैक्स वाले से कुछ डेटा निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई एक व्यक्ति सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट होता है, सारे डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट नहीं होता है, उसको किसी और डिपार्टमेंट से हेल्प लेना पड़ता है कि मदद बताइए कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो यही बात है कि एक डिपार्टमेंट का आदमी को दूसरे डिपार्टमेंट के आदमी से भी ज़रूरत पड़ता है, और अगर हम कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे तो ये फ़ायदा मिलेगा। कोऑर्डिनेशन से स्पेशलाइजेशन भी मिलता है, इसलिए ये सारी विशेषताएँ सही है। आगे क्या लिखा है देख लो, सब नया चीज़ है। आप जितना क्वेश्चन आप लोग 12th में पढ़े होंगे, ठीक है, चाहे एग्जाम स्कोरर पढ़िए, चाहे जो भी MCQ क्वेश्चन पढ़े होंगे बुक से, वो सबसे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन दे रहा है। यहाँ पे आपको रट्टा मारना, ये नहीं पूछ रहा है कि मैनेजमेंट के कितने फंक्शन हैं, थोड़ा सा देखिएगा डेप्थ में जाके तो इसका डेप्थ से क्वेश्चन डाल रहा है। इसलिए अगर यहाँ नहीं समझ पाएंगे तो फंसेंगे, इसलिए पढ़ने की जरूरत है। और 500 क्वेश्चन टोटल BST का हम रेडी किए हैं। कितना क्वेश्चन? 500। अब उसमें 2-4 क्वेश्चन रिपीट किया होगा, नहीं तो 500 का 500 न्यू क्वेश्चंस है जो आप कभी नहीं पढ़े थे, एकदम बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है जो आप अभी नहीं पढ़े हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट करेगा, नहीं तो बहुत कम है ऐसा जो रिपीट करेगा। तो 500 अगर क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। 13 का 13 चैप्टर से क्वेश्चन आया है, एक चैप्टर जो एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ा है उससे भी क्वेश्चन डाला हुआ है। तो 500 क्वेश्चन अगर पूरा रेडी कर देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे यहाँ कोर्स नहीं कर रहे हैं, कॉमर्स वाला हजारीबाग में नहीं पढ़ रहे हैं, उनको अगर ये 500 क्वेश्चन का PDF चाहिए तो उसके लिए मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन में आप स्टोर में जाइएगा तो ये 500 क्वेश्चन का PDF वहाँ पे अवेलेबल होगा, वहाँ से आप परचेज करके पढ़ सकते हैं। आगे बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रबंध का मुख्य पहलू नहीं है? इसमें से कौन जो है मैनेजमेंट का मुख्य पहलू नहीं है, मैनेजमेंट के अंदर नहीं होता है? देखिए तो पहला बोल रहा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है मैनेजमेंट के अंदर। टास्क मैनेजमेंट ये भी होता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज। अब देखो नन ऑफ दीज भी लिख दिया, मतलब है कि बहुत लोग सोचते हैं नहीं कोई ना कोई तो होगा ना, ऐसा नहीं है। बोला सब का सब पहलू है। प्रबंध में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? जो कि मैनेजमेंट में इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंस है? तो मैनेजमेंट में कैपेसिटी भी चाहिए और इफेक्टिवनेस भी चाहिए, इसलिए बोथ A एंड B ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला बोलता है कैपेसिटी, दूसरा बोलता है इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट में दोनों जरूरी है। आप देख लीजिए अगर मिला के, तो आप 12th में जितना पढ़े हैं सबसे एकदम अलग अलग क्वेश्चन हम लोग लाए हैं। ये यूनिक क्वेश्चन है 500 जो आपके पास पहले से नहीं था। पहले के क्वेश्चन में आप लोग खाली ये पढ़ते थे कि मैनेजमेंट के कितने फंक्शन हैं, ठीक है, नियोजन किसके लिए किया जाता है, वो सब नहीं। यहाँ पे अंदर घुस के फीचर्स वगैरह से क्वेश्चन ला के हम लोग दे रहे हैं। और ये इसलिए थोड़ा सा समय लगा तैयार करने में, लेकिन ज़बरदस्त है। अब आगे पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन के महत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? यानी इसमें से कौन ऐसा है जो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस नहीं है? ये नहीं पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें कौन है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं है? अब देखिए पॉइंट जो नहीं याद किया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का, यहाँ नहीं बता पाएगा। बताइए कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं है? तो पहला देख लेना, यह एक गतिशील संगठन बनाता है। इट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट में डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है। यह समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, बिल्कुल सही है। इट इंक्रीजेज इफिशिएंसी, यह इफिशिएंसी बढ़ाता है। लेकिन बोलता है इट हेल्प्स प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और क्रिएटिविटी को हेल्प नहीं करता है, ये तो क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। ध्यान दीजिएगा, क्रिएटिविटी यहाँ नहीं चलती, यहाँ पे प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिविटी अब के समय में मैनेजमेंट में नहीं चलती। यहाँ पे पहले से एक्सपर्ट होकर एक्सपीरियंस लेके आना पड़ता है। यानी आप कहीं भी मैनेजमेंट में काम करेंगे तो आपको सबसे पहले पूछता है कि एक्सपीरियंस कितना है। यानी आप एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी पहले से लेके आओ, ये ट्रेंड नहीं करेगा। पुराने ज़माने में होता था जब ट्रेंड करता था, अब के समय में बोलता है कि आपके एक्सपीरियंस लेके आओ, आपको हम ट्रेनिंग नहीं देने वाले यहाँ पे। तो ट्रेनिंग देने का काम मैनेजमेंट का नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ये सिर्फ आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाएगा, बढ़ाने का नहीं, एक्सपीरियंस आप लेके आइए कहीं से और यहाँ पे आप काम करिए। यानी पहले वर्कर रखा जाता था कि अच्छा आओ ना सीख जाओगे धीरे धीरे काम करते करते। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मैनेजमेंट साफ बोलता है कि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आइए, नहीं है तो हम सिखाने का काम नहीं करेंगे। हमारा प्रैक्टिस का काम नहीं है, हमारा क्रिएटिविटी का काम नहीं। हम तुमको क्रिएटिव बनाएं, तुम भैया बन के आओ तो हम पैसा देंगे। आगे लिखा है विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग। बताइए कंट्रोलिंग करने के लिए कौन सा मैनेजमेंट का लेवल रिस्पॉन्सिबल है? कंट्रोलिंग कौन करेगा? टॉप लेवल कंट्रोलिंग करेगा, मिडिल लेवल करेगा या लोअर लेवल करेगा? तो कंट्रोलिंग कौन करता है? मिडिल लेवल। अच्छा पॉलिसी कौन बनाता है? टॉप लेवल है ही नहीं इसमें। सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल एक ही होता है। ये दोनों एक ही होता है, ये दोनों एक ही होता है।
तो खुद सोचिए, सुपरवाइजरी लेवल कंट्रोल थोड़ी करेगा, कंट्रोल मिडी लेवल करेगा। तो कंट्रोलिंग का पूरा काम किसके पास है? मिडी लेवल के पास, क्योंकि ये दोनों एक ही होता है, सुपरवाइजरी लेवल हो या ऑपरेशनल लेवल हो, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। आगे लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोलता है प्रबंधन के निम्नलिखित में से किस कार्य में कर्मचारी को सौंपे गए कार्यों को करने का नेतृत्व करना, प्रभावित करना और प्रेरित करना शामिल। ध्यान दीजिएगा, बोलता है कि मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर ये बताया जाता है, कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर बोलता है लीडिंग सिखाया जाता है, इन्फ्लुएंसिंग सिखाया जाता है, मोटिवेटिंग ऑफ एम्प्लॉय सिखाया जाता है। डायरेक्शन में देखिएगा, डायरेक्शन में 4 चीज़ सिखाया जाता था, क्या क्या बताइए? पहला लीडरशिप, दूसरा कम्युनिकेशन, फिर मोटिवेशन, और मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और सुपरविजन है। ये 4 चीज़ सिखाया जाता था। डायरेक्टिंग के 4 ही एलिमेंट थे। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा काम है जहाँ पे हम लोग लीडिंग सिखाते हैं, नहीं लीडरशिप क्वालिटी सिखाते हैं, इन्फ्लुएंसिंग सिखाते हैं, ठीक है, मोटिवेशन सिखाते हैं। इन्फ्लुएंसिंग का आप बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन तो नहीं होगा, इन्फ्लुएंसिंग आप सुपरविजन बोल सकते हैं, ठीक है। अब मोटिवेशन यहाँ पे है और कम्युनिकेशन हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है ये तीनों चीज़ कहाँ पे सिखाया जाता है? कहाँ पे सिखाया जाता है? डायरेक्टिंग के अंदर। कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ मारा हुआ बहुत सारा तो तुरंत बोल देते हैं, लेकिन अगर बिना मारा हुआ रहे तो, जिसमें आप ये अगर एलो नहीं करके दे आंसर को, तो आपको सोचना पड़ेगा यार कौन सा ऐसा काम है जहाँ पे ये, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा क्वेश्चन पढ़ें डायरेक्टिंग याद कर लिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डायरेक्टिंग कैसे आंसर हुआ, और अगर नहीं समझ आएगा तो पूछिएगा कि डायरेक्टिंग आखिर किस सेंस में आप बोले, क्या सेंस रहा है डायरेक्टिंग बोलने का, वो समझना पड़ेगा। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विज्ञान के रूप में प्रबंध का समर्थन करती है? बताओ, अगर मैनेजमेंट एज अ साइंस है तो इसमें से कौन सा फीचर है जो बोलता है मैनेजमेंट एक साइंस है? कौन सपोर्ट करता है मैनेजमेंट एक साइंस में? तो बोलते हैं, बताइए, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। ये साइंस में नहीं, ये कहाँ होता है? ये किसका फीचर्स है? आर्ट्स का। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये ना साइंस का है, ये साइंस है। आगे पढ़िए, बोलता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन, ये होता ही नहीं है, और बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिविटी, ये भी नहीं होता है। तो इसका मतलब कौन सा सही है? बी। 19 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रबंध को एक कला के रूप में समर्थन करती है? कौन ऐसा फीचर है जिससे लगता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है? तो अभी तो पढ़ चुके हैं, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो देखो ये वाला है, ये क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। और प्रयोग के आधार पर बताओ, ये भी क्या होता है? साइंस है। ये भी साइंस है, याद रखिएगा, आगे पूछ देगा। और यूनिवर्सल वैलिडिटी भी क्या होता है? साइंस होता है। हर जगह ना वैलिड होता है ये साइंस का। तो ये तीनों साइंस है, सिर्फ अकेले ही कौन है? ये है जो क्या कहलाता है? आर्ट्स कहलाता है। अब लास्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हम लोग आज कंप्लीट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा 500 क्वेश्चन का पूरा सेट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी व्यवसाय का मूल उद्देश्य है? इसमें से कौन है किसी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव जो उस बिज़नेस को चाहिए? तो पहला ग्रोथ चाहिए, लेकिन मूल पूछ रहा है। मूल मतलब समझते हैं? बेसिक ऑब्जेक्टिव जो चाहिए ही चाहिए हर बिज़नेस को। ग्रोथ तो हर बिज़नेस को चाहिए, बेनिफिट हर बिज़नेस को चाहिए, लेकिन सर्वाइवल कम से कम चाहिए। मतलब समझ रहे हैं? एक बिज़नेस अगर कम कमाता है ना तो ग्रोथ के लिए नहीं सोचता है, वो किसके लिए सोचता है? सर्वाइवल, कि जिंदा तो रह जाए, किसी तरह बिज़नेस ग्रो कर जाए, बिज़नेस चले हमारा। तो इसलिए बताइए, इस दुनिया में हर इंसान को ये चाहिए, हर इंसान को, पैसा कमाइए नहीं कमाइए, ज़िंदा रहने के लिए जो खाना है, रोटी कपड़ा मकान, उसको चाहिए ही चाहिए। तो बोलता है बेसिक नीड यही है इंसान का, अगर देखें तो भी सर्वाइवल होगा और बिज़नेस का देखें तो भी सर्वाइवल। जब सर्वाइव कर जाइएगा, बिज़नेस प्रॉफिट में आ जाएगा, तब आप सोचेंगे लाभ के लिए, और जब लाभ होगा तब आप सोचेंगे ग्रोथ के लिए। जब हम कमाने लगेंगे तब ना, लेकिन शुरुआत में तो हम सर्वाइवल चाहेंगे। शुरुआत में कोई भी बिजनेसमैन 5 साल यही सोचता है कि किसी तरह बस उतना कमा लें जितने से बिज़नेस चल जाए। शुरू में प्रॉफिट के लिए कोई नहीं सोचता, कोई भी बिजनेसमैन को शुरू में प्रॉफिट के लिए सोचता नहीं, बोलता है कम से कम उतना आ जाए ना जिसमें रेंट, स्टाफ का खर्चा, बिजली बिल, ये सब पेमेंट हो जाए, बिजनेस बस चलते रहे। वो 2-3 साल के बाद प्रॉफिट के लिए सोचता है। तो शुरुआत में बेसिक नीड क्या है? सर्वाइवल, याद रखना है। कोई दिक्कत है? तो ये हम लोग 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, 500 है, धीरे धीरे करके हम लोग 20-25 करके पूरे 500 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और इतना अगर कर लिए तो बिजनेस स्टडी में से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्वेश्चन यही लेवल का रहेगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि 500 क्वेश्चन मायने रखता है अगर आप पूरा कर लेते हो। और 500 का 500 यूनिक क्वेश्चन है जो पहले आप नहीं किए हैं, क्योंकि पहले का किया हुआ क्वेश्चन हम बहुत कम दिए हैं। पहले का क्वेश्चन किया हुआ तो सब बच्चा रट लिया है, तो इसलिए हम जानते हैं वो सब याद किया हुआ है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल रहे हैं। और हम कहाँ से घुस के डाल रहे हैं? अंदर से फीचर्स वगैरह से पूछ रहे हैं कि इसमें फीचर कौन नहीं है, कौन है, तो जो बच्चा जानता है वो कर लेगा। आगे आपको मिलेगा थोड़ा सा
अगर इसमें देखेंगे तो जो CBSE में पूछने का पैटर्न है एग्ज़ाम में, बस वही पैटर्न आपका CUET का भी है। क्या पूछता है वहाँ पे? वहाँ केस स्टडी पूछता है। यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछता है। CBSE का जो पैटर्न है उसमें केस स्टडी पूछता है, तो आगे आपको केस स्टडी मिलेगा, कहानी समझाएगा, कहानी से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे बताइए कौन सा मैनेजमेंट लगेगा। बात समझ गए? पूरा कहानी समझा देगा, बोलेगा यहाँ पे कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन लगना चाहिए, यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, तो आपको वो पूछा जाएगा। तो उस लेवल का भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा।